प्रथम वर्ष के छात्रों को नए सत्र की शुभकामनाएं। आपके महाविद्यालय में आगमन पर हिंदी विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम आदिकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। हिंदी का आदिकालीन साहित्य अपनी विविधता में अकेला है। उसमें तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित और पोषित होकर जो प्रवृत्तियां उभरी हैं वे इस काल के साहित्य की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका विवेचन इस प्रकार है। सामंतों का स्तुति गान किंतु व्यापक राष्ट्रीयता का भाव। इस समय के सभी रचनाकार अपने आप को दिल्ली दरबार के कवि बनाना चाहते थे। वे अपने आश्रयदाता को दिल्लीश्वर के रूप में देखना चाहते थे। उस समय का कोई भी रचनाकार ऐसा नहीं मिलता जो संपूर्ण भारत के भविष्य पर सोचता रहा हो। उन्हें अपने आश्रयदाता और स्वयं के स्वार्थ के अतिरिक्त किसी से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह संपूर्ण चारण साहित्य में व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। वीर का पोषक श्रृंगार। इन वीर गाथाओं में दो रसों की प्रमुखता मिलती है, एक वीर की और दूसरे श्रृंगार की। ये रचनाकार पहले राजकुमारियों के सौंदर्य का वर्णन करते थे और आश्रयदाता की कामेच्छा को जागृत करते थे तथा आश्रयदाता शूरता के साथ साथ उस राजकन्या के वर्ण का प्रयत्न करता था। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज ने लगभग 14 विवाह के प्रत्येक राजकन्या की सुंदरता का कवि ने प्रथमतः उल्लेख किया और उसके बाद में प्रत्येक के लिए पृथ्वीराज ने युद्ध किया, तत्पश्चात वर्ण किया। इस प्रकार इन रचनाओं में श्रृंगार रस वीर रस का पोषक बनकर आया है। तीसरा बिंदु इसमें है इतिहास कम कल्पना अधिक। वीर गाथा काल की सभी रचनाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी या तो अप्रमाणिक है या अर्धप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासों के संबंध में अब तक द्वंद्व चल रहा है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, श्याम सुंदर दास, जैन मुनि आदि इसे प्रमाणिक मानते हैं तो शुक्ल जी और गौरीशंकर ओझा इसे अप्रमाणिक मानते हैं। यही स्थिति बिसलदेव रासों की है। उसकी कोई घटना बिसलदेव के शिलालेखों से मेल नहीं खाती है। इससे तत्कालीन साहित्यकारों की काल्पनिकता प्रमाणित हो जाती है। अगला बिंदु है युद्धों का सजीव वर्णन। चारण साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चारण न केवल कलम के धनी थे अपितु तलवार के भी धनी थे। उनकी कर्कश पदावली में, उनकी वीर वचनावली में शास्त्रों की झंकार साफ सुनाई देती है क्योंकि ये युद्धों के प्रत्यक्षदर्शी थे। अपनी वीरता परक शब्दावली के द्वारा वे हत पुरुष सेना में पौरुष का संचार किया करते थे। अगला बिंदु है वीर गाथाओं की भाषा का डिंगल होना। सभी वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल भाषा उस भाषा का नाम था जो ग्राम्य, गंवारू या हीनता के दोष से दूषित और व्याकरण के नियमों से रहित थी। पिंगल के वीरों से उठ खड़ी हुई थी। डिंगल के कई अर्थ और भी ले जाते हैं। हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि यह शब्द डिम प्लस गल से बना है, जिसका अर्थ है डिम डिम की ध्वनि निकालना है, लेकिन इन रचनाओं में ऐसी कोई ध्वनि नहीं मिलती है। प्रबंधात्मकता और मुक्तकात्मकता। वीर गाथा काल की रचनाओं के दो मुख्य रूप प्राप्त होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। मुक्तक में जीवन के कतिपय महत्वपूर्ण अंशों को ही उभार कर दिखाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में अब्दुल रहमान का संदेश रासक ले जाता है। पृथ्वीराज रासों में जीवन के समग्र आरोह अवरोह का चित्रण है। यह रचना प्रबंध की दृष्टि से श्रेष्ठतम रचना है। अतः दोनों ही प्रकार की रचनाएं इस काल में प्राप्त होती हैं। प्रकृति चित्र, आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में इन रासों ग्रंथों में प्रकृति निरूपण किया गया है। नदी, वन, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी शोभनीय और आकर्षक बन पड़ा है। प्रकृति चित्रण के स्वतंत्र स्थल इन काव्य में बहुत थोड़े मिलते हैं। अधिकतर उसका उपयोग प्रकृति चित्रण के निमित्त किया गया है। प्रकृति चित्रण की जिस उदात्त शैली के दर्शन छायावादी युग में होते हैं, इस काल की रचनाओं में नहीं मिलते हैं। रासो ग्रंथ। इस साहित्य के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य का पर्याय है।
कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य या रसायन से जोड़ते हैं, किंतु यह भ्रामक है। मूल रूप से रासक एक शब्द है जिसका प्रयोग अपभ्रंश के संदेश रासक में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग ज्ञेय रूप के अर्थ में होने लगा है। अगला बिंदु है जनसंपर्क का अभाव। इन ग्रंथों में सामंती जीवन का चित्र उभर कर आया है। इसका जनजीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राज दरबारी कवि से जनजीवन के चित्रण की आशा नहीं की जा सकती थी। वीर गाथाओं तथा रीति ग्रंथों में स्वामिन सुखाय काव्यों की सृष्टि की गई है। अतः साधारण जनजीवन के घात प्रतिघातों का चित्रण इसमें नहीं हो सका है। छंदों का बहुआयामी प्रयोग। इस साहित्य में छंदों का जितना बहुआयामी प्रयोग किया गया है उतना इसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं किया गया है। छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। इस छंद विपर्यय में अस्वाभाविकता नहीं है। इस साहित्य का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत उपादेय है। इसमें वीरता श्रृंगार का सुंदर परिपाक बन पड़ा है। इस प्रकार आदिकाल की ये सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। धन्यवाद।